ये कहानी एक दुख भरी जिंदगी जी रही एक नौजवान लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जिसे पेट का कैंसर है और जो अस्पताल में अपने आखिरी दिन गिन रही है। एक दिन वो फैसला करती है कि अब और समय बर्बाद नहीं करेगी और घर लौट जाएगी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है उसे पता चलता है कि उसका पति उसकी सबसे करीबी दोस्त के साथ अफेयर चला रहा है और उसके मरने के बाद उसकी लाइफ इंश्योरेंस के पैसे हड़पने की साजिश रच रहा है। हालत तब और खराब हो जाती है जब वो नीच पति उस पर हाथ उठा देता है, जिससे उसका सिर टेबल के किनारे पर लग जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा अपनी आंखें खोलती है वो खुद को 10 साल पहले के समय में पाती है। अब तैयार हो जाइए जीवान की एक जबरदस्त वापसी के लिए। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के एक उदास सीन से। एक दर्द भरी रिंगटोन बजती है और आवाज आती है कि आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास करें। इस समय तारीख है 10 अप्रैल 2019 और घड़ी में 12:37 है। वो लड़की अस्पताल के बेड पर बैठी है और बार बार अपने पति को कॉल कर रही है, लेकिन वो न कॉल उठाता है न उसके मैसेजेस का जवाब देता है। उस बदनसीब लड़की का नाम है किंग जीवान, एक नौजवान लड़की जो एक लाइलाज बीमारी से लड़ रही है। डॉक्टर ने उसे बता दिया है कि उसके पास अब बस कुछ ही महीने बचे हैं और उसका पति तो तब से दिखा भी नहीं जब से वो अस्पताल में एडमिट हुई थी। नर्सें जब उसकी हालत देखती हैं तो उसे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर देना चाहती हैं, लेकिन जब एक नर्स उसे दवा देने आती है तो पाती है कि जीवान वहां है ही नहीं। असल में वो हॉस्पिटल से चुपचाप भाग निकली है ताकि अपने घर लौट सके। हॉस्पिटल के बाहर चारों तरफ चेरी ब्लॉसम्स पूरी तरह खिले हुए हैं। टैक्सी का इंतजार करते हुए जीवान सोचती है कि इस समय वसंत का मौसम है। जैसे जैसे कैंसर की सेल्स उसके शरीर को खा रही हैं वैसे वैसे चारों तरफ फूल खिले हैं। उसे इन फूलों से जलन महसूस होती है क्योंकि ये मुरझाने के बाद भी अपनी खूबसूरती बनाए रखते हैं। वो टैक्सी लेकर अपने उस अपार्टमेंट की तरफ लौटती है जिसे वो अपने पति के साथ शेयर करती है। ड्राइवर उसकी हालत देखकर चिंतित हो जाता है और पूछता है क्या बहुत दर्द हो रहा है। फिर उसे दिलासा देता है कि जल्दी ठीक हो जाओगी, लेकिन जीवान चुपचाप अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। उसे याद आता है कि बहुत समय हो गया है सोल की लोकल डायलेक्ट सुने हुए। एक जानी पहचानी छवि उसकी आंखों के सामने आती है और उसे वो समय याद आता है जब उसके पापा जिंदा थे, तब वो वाकई कभी खुश रहा करती थी। ड्राइवर उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है क्या तुमने कभी वो बात सुनी है कि जो बच्चा कल मर गया वो भी आज को देखना चाहता था। अगर मैं वो बच्चा होता तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचता। जीवान थकी सी निगाहों से जवाब देती है कि अगर उसे आज ही मरना पड़े तब भी वो कल को देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि उसके हिस्से में अब कोई भी अच्छी चीज नहीं आने वाली। ड्राइवर हल्के से हंसता है और पूछता है कि अगर कुछ अच्छा हो भी गया तो क्या वो खुश नहीं होगी। इतने में कार अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे रुक जाती है। जीवान उसे किराया देती है लेकिन ड्राइवर लेने से मना कर देता है। वो कहता है इसे अपने पापा की तरफ से आउटिंग के लिए पॉकेट मनी समझ लो। फिर कहता है कि तेरे लिए भी अच्छे दिन आएंगे, तू पैसे कमाएगी, घूमेगी और एक ऐसे इंसान से मिलेगी जो खुद भी अंदर से मरा हुआ हो। आज उस ड्राइवर की जॉब का आखिरी दिन था और जीवान उसकी आखिरी सवारी। उसने कहा कि वो चाहता है कि जीवान अच्छा जीवन जिए और उस पैसे को वो एक वादा समझे जो उसने उससे किया है। जीवान ने जब वो नोट खोला तो उसमें से एक कैंडी निकली। उसे देखकर वो मुस्कुराई और ड्राइवर की बातों से सहमति जताई। जैसे ही कार चली गई जीवान वही खड़ी रही, चुपचाप उस ड्राइवर को मन ही मन धन्यवाद देती हुई कि उसने उसकी इस बदसूरत जिंदगी में आखिरी बार एक खूबसूरत याद जोड़ दी। ये सब किसी पुराने सपने जैसा महसूस हुआ। हकीकत में लौटते हुए वो जल्दी से बिल्डिंग के अंदर जाती है। उस अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने खड़ी होती है जिसे उसने महीनों से नहीं देखा। अस्पताल में रहने के बाद ये दरवाजा अब उसे कुछ अजनबी सा लगता है। वो थोड़ी घबराई लेकिन हिम्मत जुटाकर गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर उन लाल हाई हील्स पर पड़ी जो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट की थी। तभी कमरे के अंदर से एक मर्द और औरत की बातचीत की आवाज आती है। जीवान कांपती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अपने दांत भींचते हुए उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और उसने देखा कि उसका पति उसी के बेड पर उसकी सबसे करीबी दोस्त के साथ लेटा हुआ है। उनकी बातें सुनकर जीवान को और भी ज्यादा सदमा लगा, क्योंकि वो जितनी जहरीली उम्मीद कर रही थी ये उससे भी कहीं ज्यादा थी। वे दोनों उसकी मौत के बाद मिलने वाली 500 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस को कैसे उड़ाएंगे उसी पर चर्चा कर रहे थे। ये सुनते ही जीवान गुस्से में दरवाजा तोड़ती हुई अंदर घुसी और चिल्लाई कि ये सब करने की इजाजत तुम्हें किसने दी। बेड पर पड़े दोनों लोग अचानक डर के मारे कांपने लगे। पार्क में नटखुआन घबराकर उठ बैठा और सफाई देने लगा, लेकिन जीवान का गुस्सा अब किसी की बात सुनने के काबिल नहीं था। उसने दांत भींचते हुए गाली दी, पार्क में नटखुआन, तू कुत्ता है
क्या तुझे सच में लगा कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? मैं तुमसे मुआवजा लूंगी और ये बात पूरी कंपनी में फैला दूंगी। सिर्फ अपने घर वालों को नहीं बताया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया, ताकि कोई भी तुम्हारी शक्ल देखना पसंद ना करे। मैं तुमसे वो सब निकलवाऊंगी जो अब तक तुमने मुझसे लिया है। उसके इन धमकियों को सुनकर सामिनेट का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे घबरा गई और दौड़ती हुई जीवन का हाथ पकड़कर उसे रोकने लगी। गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हम दोस्त हैं, मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जीवन हंस पड़ी और उसे झटकर अलग किया। बोली, कैसी दोस्त जो अपनी डाइंग बेस्ट फ्रेंड के पति के साथ अफेयर चलाए और उसी पर जीती रहे? क्या तूने कभी सोचा कि तेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ इंश्योरेंस कितनी की है? सामिनेट पूरी तरह डर से कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर गई और जीवन से हाथ जोड़कर कहने लगी कि ये बात कंपनी और उसके घर वालों को मत बताना। जीवन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इस हालत में भी तुझे अपनी फैमिली और कंपनी की इतनी फिक्र है? वो रोते हुए कहती है कि जिन्हें जिंदा रहने का मौका है उन्हें जरूर जीना चाहिए, क्योंकि तू तो वैसे भी मरने वाली है। उसकी ये बात जीवन के अंदर का गुस्सा पूरी तरह भड़का देती है और वो गुस्से में आकर सामिन के बाल पकड़ लेती है, जैसे उसे वहीं खत्म कर देना चाहती हो। लेकिन अचानक मिनट वन अपना हाथ उठाता है और जीवन को इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वो कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। जीवन उसकी तरफ हैरान होकर देखती है और पूछती है कि क्या तूने मुझे थप्पड़ मारा? तो वो बेशर्मी से कहता है, तुम दूसरों को मार सकती हो, लेकिन कोई और तुम्हें नहीं मार सकता। भाग जा यहाँ से, सीधे नर्क कली जा। तुम जैसे लोग बस अधमरा जीते हो और दूसरों की शांति भरी जिंदगी को बर्बाद करते हो। जीवन हार मानते हुए कहती है, क्या ये सब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की वजह से नहीं हुआ? तुम्हारे घर वालों ने मुझे हमेशा नीचा समझा। मैं बिना माँ के बड़ी हुई, मेरे पापा की मौत कैंसर से हुई और तूने मेरे पैसे लेकर उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। अगर मैं पहले हॉस्पिटल गई होती तो शायद मैं बच भी सकती थी। इस हरामी ने मेरी जान ही ले ली। लेकिन चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को अपने साथ नर्क में ले जाऊंगी। मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मिनटवान गुस्से और हैरानी से भर जाता है। वो फिर से अपना हाथ उठाता है और जीवन को इतनी जोर से मारता है कि वो इतनी कमजोर होती है कि बच भी नहीं पाती। उसका सिर सीधे टेबल के कोने से टकरा जाता है। ताज़ा खून फौरन बहने लगता है और जीवन जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। मिनटवान और एस उसे इस हालत में छोड़कर उसकी कोई परवाह नहीं करते। जीवन को अब भी डॉक्टर की वो बात याद थी कि कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और अगर चमत्कार हुआ तो 10 महीने। लेकिन जीवन, जो सिर्फ 37 साल की थी, उस छोटी सी जिंदगी को भी पूरा नहीं जी पाई और अपनी मौत पा चुकी थी। वॉन को जैसे यकायक होश आया कि बात अब कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। उसकी आंखों में घबराहट की झलक साफ थी। वो और सामिन अब घबराकर आपस में पूछ रहे थे कि अब क्या करें। उधर जीवन अपनी आखिरी सांसों में थी। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, एक ऐसी पुकार जो सच्चे प्यार से भरी हुई थी, बिल्कुल विपरीत उन जहरीली नियतों के जो अभी वो झेल रही थी। जीवन धीरे से मुड़ी और खुशी से अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता ने अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई। उसे लगा जैसे वो फिर से अपने पापा को देख रही हो। उसे वो वादा याद आया जो उसने तभी उनसे किया था कि उसे भविष्य में एक सच्ची और खुशहाल जिंदगी जीनी है। उस समय जीवन ने उस वादे को स्वीकार किया था। उसका पिता मुस्कुराया, संतोष से भरा चेहरा था और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां खिलकर जमीन पर गिरने लगीं। अचानक किसी आवाज से वो चौंक कर उठ गई। कोई धीरे से उसके कंधे को हिला रहा था। जब जीवन ने अपनी आंखें खोली तो वो सहम गई। सामने खड़ी थी असिस्टेंट जैंग, एक पुरानी कॉलीग जो 10 साल पहले जॉब छोड़ चुकी थी। उसने फिक्र के साथ पूछा, जीवन, क्या तुम ठीक हो? जीवन थोड़ी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने शीशे में देखा तो पाया कि वो जिंदा है और काफी यंग भी लग रही है। ये सब क्या हो रहा है? आखिरी बार जब उसने अपनी आंखें खोली थी तो उसे मिनटवान ने बुरी तरह मारा था। उसका सिर टेबल से टकराया था और वो मर चुकी थी। वो अभी भी हैरान और परेशान खड़ी थी कि तभी मेज पर रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। जीवन ने वो फोन उठाया। ये वही पुराना फोन था जो वो उस समय इस्तेमाल करती थी। उस फोन पर तारीख दिख रही थी 10 अप्रैल 2009। जीवन ने धीरे से अपने चश्मे की ओर हाथ बढ़ाया। फिर उसने चश्मा पहना ताकि सब कुछ साफ देख सके। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, एक दर्दनाक शादी का अंत जिसे उसके पति और उसकी सबसे करीबी दोस्त ने मिलकर उसकी हत्या करके खत्म कर दिया था। लेकिन अब वो फिर से अपनी जिंदगी में लौट आई है, वो भी पूरे 10 साल पीछे। ये क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रही हूँ या ये मेरी जिंदगी की वो रील है जो मैं मरने से पहले जीना चाहती थी? जीवन थक कर कुर्सी पर बैठ गई, उलझी हुई थी कि वो क्यों अचानक 10 साल
पीछे लौट आई है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। वो आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी नजरें एक पल को धुंधला गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां खड़ा था वही नीच इंसान, पार्क मिनट वान, जो अब कैरिंग बनने की एक्टिंग कर रहा था। पूछ रहा था कि वो यहाँ बाहर क्या कर रही है, और जब उसके चेहरे की हालत देखी तो बोला कि वो जाकर उसके लिए दवाई ले आता है। लेकिन जीवन जब उसका चेहरा देखती है तो उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जब उसने उस पर गुस्से से चिल्लाया था। वो नफरत और अपमान का हर लम्हा उसके अंदर फिर से उठने लगता है। जीवन गुस्से में खड़ी हो जाती है और वहां से चल देती है। उसे बस एक ही पछतावा होता है कि काश वो उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहती। पार्क मिनट जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। जीवन उसका हाथ झटक देती है और चिल्लाकर कहती है, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझसे बात मत करो और मेरी तरफ देखना भी मत। तभी किसी ने अंदर से उसका नाम पुकारा। जीवन, क्या हो रहा है यहाँ? मैंने सुना तुम लोग झगड़ रहे हो। ये आवाज सुनते ही जीवन का दिल थोड़ा पैनिक करने लगा। ये थी जोसेमिंट, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, और वही ग्रीन टी लड़की जिसने उसके पति के साथ हमबिस्तर होकर उसकी जिंदगी को तोड़ डाला था। उसका चेहरा याद आते ही जीवन को अंदर से घिनसी होने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मर जाने के बाद भी ये घटिया जोड़ा अब भी उससे चिपका हुआ है। वो बड़बड़ाई, नर्क में जाओ तुम दोनों हरामियों। लेकिन सेनेट अब भी ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कुछ समझ ही ना आया हो। उसने पूछा, क्या हुआ जीवन? जीवन उसकी उस नकली मुस्कान को देखती रही। अंदर से इतना गुस्सा था कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो सच में उसे जान से मार देना चाहती थी। उसका पूरा मन घृणा और बदले की आग से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने ही वाली थी, असिस्टेंट चैंग वहां आ गई और बात बीच में रोक दी। उसने कहा कि मैनेजर उसे ढूंढ रहे हैं और जल्दी वहां पहुंचना है। जीवन ने अपने आंसू हाथ से पोंछे और वहां से निकल गई, लेकिन उसका दिल अब भी दुख और उलझन में डूबा हुआ था। सोच रही थी कि आखिर मैं हूं कहां? मैं थोड़ी और खूबसूरती से क्यों नहीं मर सकी? 10 साल पुराने उन रंगीन लम्हों की यादों में एक ऐसा इंसान था जो हमेशा अकेला रहता था, काले और सफेद साये में छिपा हुआ। वो उसके लिए जाना पहचाना भी था, और फिर भी कितना दूर। जीवन ऑफिस में दाखिल हुई। उसकी नजर डेस्क पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी जिस पर लिखा था जो जिन हुक। तभी उसे याद आया, ये वही था उसका सीनियर मैनेजर जिन हुक, उसी कंपनी में जहां वो 10 साल पहले काम करती थी। लंबा इंसान, हमेशा साधारण सा सूट पहने रहता था और जरूरत ना हो तो कभी कुछ नहीं बोलता था। जैसे ही जीवन अंदर आई, उसने सख्ती से कहा, मिस किंग जीवान, ये कंपनी है। मुझे उम्मीद है कि आप काम और निजी मामलों के बीच का फर्क अच्छे से समझती हैं। फिर उसने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स थमाए और कहा, अगर कोई और काम नहीं है तो आज जल्दी घर चली जाओ। जीवन ने नोटिस किया कि उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक रुमाल रखा हुआ था। तभी जिनहुक फिर से बोल पड़ा। उसने जीवन को सलाह दी कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखे ताकि उसका असर उसके बाकी कलीग्स पर ना पड़े। जीवन ने जल्दी से सिर झुकाकर उसे धन्यवाद कहा और बाहर निकलने लगी, लेकिन सोच में डूबी हुई वो गलती से एक ट्रैश कैन से टकरा गई और लड़खड़ाकर आगे गिरने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसे थाम लिया। वो थे मैनेजर ओम। डिपार्टमेंट हेड की चिंतित आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। ये पहली बार था जब जीवन और डिपार्टमेंट हेड इतनी नजदीक आमने सामने आए थे। जीवन ने जवाब दिया कि वो ठीक है, फिर जल्दी से खुद को छुड़ाया और दौड़ती हुई वहां से निकल गई। पीछे जिनहुक बस चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। जीवन ने वो दस्तावेज अपने डेस्क पर फेंके और मन में सोचा कि उसे यहाँ से निकलना ही होगा। शायद इस भयानक समय को दोबारा जीना ही उसके पापों की सजा है। लेकिन वो इसे ऐसे ही नहीं सहने वाली थी। वो वहां से निकल गई, अपने साथियों को हैरानी में छोड़ते हुए, और लिफ्ट में खड़ी वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो फिर से इस दुनिया में लौट आई है, और वो भी ऐसे पलों के साथ जो शायद उसकी पिछली जिंदगी की यादों में भी नहीं थे। आखिर इस ब्रह्मांड की उससे क्या चाह थी जो उसे फिर से यहाँ खींच लाया? तभी उसकी नजर में डिपार्टमेंट हेड के साथ अभी अभी हुए उस पल की तस्वीर घूम गई। सोचों में खोई जीवन को अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। दरअसल लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका था और उसके कलीग्स पूछ रहे थे कि क्या वो नीचे उतर रहे हैं। जीवन ने जल्दी से माफी मांगी और बाहर निकल गई, लेकिन भागते हुए वो लिफ्ट के दरवाजे से फिर लड़खड़ा गई। इस बार कोई भी उसे पकड़ने के लिए काफी तेज नहीं था, और तभी उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में भी वो जिनहुक के सामने ऐसे ही गिरी थी, और तब भी उसने उसे नहीं पकड़ा था। फिर आज भी वही क्यों हुआ?
तभी उसके कलीग्स घबराकर पूछते हैं, जीवन तुम ठीक हो? जीवन अंदर से उलझी हुई थी, लेकिन मुस्कुराकर सबको धन्यवाद कहा और बिना कुछ बोले तेजी से कंपनी से बाहर निकल गई। इस बार दरवाजे पर वो नहीं गिरी, बल्कि सीधा दौड़ती हुई उस घुटन भरी जगह से बाहर निकल गई। बाहर पहुंचकर ही उसने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत किया। उसकी नज़र सामने खिले हुए चेरी ब्लॉसम्स पर पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली थी। वो अब भी थोड़ी कंफ्यूज्ड थी। तभी उसका फोन बजा। वो कॉल थी उस घटिया इंसान पार्क मिनट जॉन की। जीवन ने ठंडे अंदाज में कॉल काट दी, फोन को बंद किया और बस की तरफ बढ़ने लगी। उसके मन में अब भी ये ख्याल चल रहा था कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना है, लेकिन अगर सपना है तो ये सपना 10 साल पीछे क्यों ले गया? वही साल जब उसने पार्क मिनट जॉन से शादी की थी। ये सपना इतना अजीब क्यों है? तभी फोन फिर से वाइब्रेट करता है, लेकिन इस बार कॉल जिनहुक की थी। वो दूसरा नहीं, इसलिए G1 ने उठाया। दूसरी तरफ से उसने कहा कि उसने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और काम पर लौटने पर उन्हें देख लेना। G1 का मूड अभी अच्छा नहीं था, तो उसने बस कैजुअली जवाब दिया। लेकिन तभी डिपार्टमेंट हेड ने याद दिलाया कि कल तो संडे है। G1 ने झेपते हुए माफी मांगी और कॉल काट दी। उसके मन में अब ये सवाल चल रहा था कि क्या उसके लिए सच में कल आएगा भी या नहीं। तभी उसे अपनी पॉकेट में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने हाथ डाला और देखा तो हैरान रह गई। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसकी जेब में वही कैश और कैंडी थी जो उस दिन उस ड्राइवर ने उसे दी थी जब वो उसे अपार्टमेंट तक छोड़ने आया था। G1 फूट फूट कर रो पड़ी। ये कोई जादू या इल्यूजन नहीं था, ये उसके पापा थे, वही जो अब नहीं रहे, और ये थी उनकी आखिरी दी हुई निशानी। अब उसे यकीन हो गया था कि वो सच में 10 साल पीछे लौट आई है। G1 ने चुपचाप अपने पापा को मन ही मन धन्यवाद कहा और खुद से वादा किया कि अब वो एक बिल्कुल नई जिंदगी जिएगी, खुशी और सच्चे सुख से भरी हुई जिंदगी। शायद उसके पापा भी यही चाहते थे। उधर कंपनी में पार्क मिनट जॉन अब भी अपने फोन से चिपका बैठा था। उसने G1 को कई बार कॉल किया, लेकिन वो एक भी कॉल नहीं उठा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि G1 अचानक इतनी बदल क्यों गई है, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। यहाँ तक कि उसने अपना बैग भी कंपनी में ही छोड़ दिया। उसी समय सामने की टेबल से जो मिनट ने उससे पूछा कि क्या वो G1 से कांटेक्ट कर पाया। मिनट जॉन ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि नहीं, लगता है G1 किसी परेशान करने वाली चीज से जूझ रही है। उसने सोचा कि वो ऑफिस से निकलते ही उसे ढूंढने जाएगा और उसका बैग भी साथ ले जाएगा। ये सब देखकर सेनेट ने सजेस्ट किया कि क्यों ना काम के बाद वो दोनों G1 की पसंदीदा चिकन जॉइंट से उसके लिए टेकआउट ले जाएं, उसे जरूर अच्छा लगेगा। मिनट जॉन ने खुशी से हाँ कह दी, लेकिन उसी वक्त पीछे से डिपार्टमेंट हेड की आवाज गूंजी, पार्क मिनट जॉन, अगर अब भी ऑफिस में हो तो अपना ध्यान काम पर रखो। बॉस की ये बात सुनते ही दोनों घबरा गए और तुरंत माफी मांगने लगे। उधर अपनी सीट पर सेनेट ने अपना फोन निकाला। उस फोन में भरे थे वो सारे मैसेजेस जो सुमिन ने G1 को भेजे थे, लेकिन जिनमें से एक भी G1 ने अभी तक नहीं पढ़ा था। वो मासूम चेहरा अब पूरी तरह नफरत से भरा हुआ लग रहा था। क्या G1 सच में आज मेरे सारे मैसेजेस इग्नोर कर रही है? बाहर धूप से चमकता दिन था, ब्राइट एनर्जी से भरा हुआ। G1 अपने कमरे में लौटी और जैसे ही उसने पासवर्ड डाला, उसे अचानक याद आया कि उसका पासवर्ड तो पार्क मिनट जॉन का बर्थडे है। ये तो तुरंत बदलना पड़ेगा। उसने बिना देर किए पासवर्ड बदला और दरवाजा खोलकर अंदर गई। वही पुराना घर सामने था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, सबसे पहले उसकी नजर पड़ी उन दो तस्वीरों पर जिसमें वो मिनट जॉन और सेनेट के साथ थी। उसी के पास रखा था एक प्लश डक बेयर। उसे याद आया जब सेनेट ने वो बेयर खरीदा था और कहा था कि ये उनकी दोस्ती की निशानी है। वो हमेशा कहती थी कि जो उसे अच्छा लगे वही सेनेट को भी अच्छा लगता है। उसे तब क्या पता था कि सेनेट की पसंद में उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल है। जब भी G1 को किसी लड़के पर क्रश होता था, कुछ समय बाद वही लड़का जाकर जोसे मिनट को कन्फेस कर देता था। लेकिन अब G1 को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी पैसा। उसने वो दोनों तस्वीरें और वो स्टफ्ड बेयर उठाया और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर वो अपने कमरे में गई और अपनी सेविंग्स बुक निकालने लगी। अब पैसे की उसे पहले से कहीं ज्यादा जरूरत थी। G1 सोचने लगी कि उसे पहले ही अपने जीते जी ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी। कुछ लॉटरी वाले नंबर्स याद कर लेती, जैकपॉट लग सकता था। अभी तो उसे बैंक का कर्ज चुकाना है और पैसा कमाना है। तभी अचानक उसे कुछ याद आया।
तब जीवन को याद आया कि पार्क मिनट जवान को स्टॉक मार्केट की जबरदस्त समझ थी। वो जिस भी स्टॉक को छूता था उसमें मुनाफा होता ही था। जीवन ने सोचा कि ये तो उसके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, एक ऐसा मौका जिससे वो ढेर सारा पैसा बना सकती है। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया था मिनट जवान का। उसने लिखा था कि वो उसके लिए फ्राइड चिकन लाएगा और थोड़ा बातचीत भी करेगा। जीवन थोड़ी हैरान रह गई। फ्राइड चिकन? उसे तो हमेशा से चिकन का नाम सुनते ही उल्टी सी महसूस होती थी, फिर आज ये क्या नया ड्रामा है? क्यों वो अचानक चिकन खरीदने की बात कर रहा है? तभी जीवन ने फैसला किया कि अब उसे ये घर छोड़ना ही होगा। लेकिन उससे पहले उन दो लोगों से निपटना जरूरी था। उसने तुरंत मिनवान को मैसेज किया और उससे और शुभ मिनट से अपने घर के पास वाली बार में मिलने का टाइम फिक्स किया। जब पार्क मिनटवान ने जीवन का इतना छोटा सा मैसेज देखा तो वो एकदम चौंक गया। ये सब क्या हो रहा है? जीवन इतना बदल क्यों गई है? तभी उसके फोन में घुसे हुए देखकर उसके बॉस जो जिन हुक ने उसे डांटा कि पहले अपना वो रिपोर्ट पूरा करे जो उसे दिया गया था। मिनटवान ने फोन नीचे रखा और रिपोर्ट पकड़ाकर बॉस को दे दी, लेकिन रिपोर्ट फिर भी बॉस की डांट से नहीं बच सकी। उन्होंने पूरी तरह से उसकी कमियां गिनवा दी। मिनटवान सिर्फ सर झुकाकर माफी मांग सका। जिन हुक ने ठंडे लहजे में कहा कि काम पर ध्यान दो, ये ऑफिस है ना कि कोई होमवर्क करने की जगह। अब इस रिपोर्ट को फिर से ठीक करो और दोबारा जमा करो। इतना कहकर उन्होंने रिपोर्ट को मेज पर फेंक दिया। पार्क मिनटवान का गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया, बस मन ही मन बड़बड़ाया कि जिन हुक को तो ये पोजीशन सिर्फ अपने कनेक्शंस के दम पर मिली है। उसी वक्त सामने बैठे जो शुभ मिनट ने उसे आंख मारी और एक चुपचाप सा नोट पकड़ा दिया जिसमें लिखा था कि काम खत्म होने के बाद चलो साथ में ड्रिंक्स लेते हैं। मिनटवान मन ही मन सोचने लगा तो वो सेनेट वाकई माहौल को हल्का करने का हुनर रखती थी। उसके अंदाज इतने क्यूट थे कि कोई भी उसे देखकर मुस्कुरा दे। मिनटवान ने एक और नोट लिखा जिसमें उसने सामिन को बताया कि जीवन ने सबको अपने घर के पास ड्रिंक के लिए इनवाइट किया है। जो शुभ मिनट ने बाहर से तो प्यारी सी मुस्कान दी और हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रही थी। मन ही मन जीवन को कोस रही थी कि उसने उसके इतने सारे मैसेजेस का जवाब तक नहीं दिया। पार्क मिनटवान ने सोचा कि पहले नीचे जाकर अपनी कार को थोड़ा साफ कर ले। उसे लगा कि जीवन तो अब उसके गंदे कार इंटीरियर्स की आदत डाल चुकी थी, लेकिन सिनेट के लिए ये सब नया होगा। ऐसे मौकों पर उसे लगता कि जीवन कभी भी बाकी लड़कियों जैसी नहीं रही। उधर जीवन अपनी वार्डरोब के सामने खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 10 साल पहले उसे ड्रेसिंग सेंस नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। उसके पास सिर्फ वही पुराने से बटन अप शर्ट्स थे जो अब बहुत आउटडेटेड लगते थे। उसने शायद कभी मेकअप तक नहीं किया था। हमेशा बालों को पोनीटेल में बांधना और वो ओवरसाइज्ड चश्मे पहनना जिनमें उसका असली रूप ही छिपा रहता था। आज जब उसे अपने बॉयफ्रेंड और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आखिरी बार बाहर जाना था, वो इस हाल में नहीं जा सकती थी। जीवन ने कर्लिंग आयरन उठाया और उसे प्लग किया। तभी फोन में मैसेज आया और क्योंकि फोन टेबल के किनारे रखा था वो नीचे गिर गया। जीवन उसे उठाने के लिए झुकी, लेकिन जैसे ही उसने फोन छूने के लिए हाथ बढ़ाया वो एकदम से ठिठक गई। उसे एक पुरानी मेमोरी याद आ गई। जब वो अपने वैनिटी टेबल के सामने बैठी थी, उसने कर्लिंग आयरन ऑन किया था और तभी एक मैसेज आया था। फोन गिर गया था और जब वो उसे उठाने झुकी थी, जब कर्लिंग आयरन की कॉर्ड में उसका हाथ फंस गया था और वो सीधे उसके रिस्ट पर गिर गया था, जिससे उसका हाथ जल गया था। लेकिन इस बार उसने उस बात से सीख ली थी और फोन को धीरे से उठाया। इस बार उसका रिस्ट बिल्कुल सेफ रहा। इससे जीवन को यकीन हुआ कि शायद किस्मत बदली जा सकती है। फोन पर मैसेज था मिनटवान का, जिसमें लिखा था कि वो रास्ते में है और उसने उसके लिए एक गिफ्ट भी लिया है। गिफ्ट उसके लिए? तभी उसे एक पुरानी याद आई। जीवन ने दिमाग पर जोर डालते हुए याद किया कि उस दिन मिनटवान और सुबिन बियर और फ्राइड चिकन लेकर आए थे। तब उसे समझ ही नहीं आया था कि उन दोनों के बीच कितनी अच्छी केमिस्ट्री थी। लेकिन अब जीवन के मन में एक प्लान आ चुका था। अगर ये दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं तो वो खुद क्यों पीछे हटे? क्यों न जो शुभ मिनट को पार्क मिनटवान से शादी करने दे, जीवन खुद ही उनकी जोड़ी बना दे। वो बार में पहले पहुंच गई और बाकियों का इंतजार करने लगी। अभी उसने 2-3 घूंट ही लिए थे कि किसी ने उसका नाम पुकारा। सामने मिनटवान और सिनेट साथ साथ खड़े थे। एक प्यारा सा कपल लग रहा था। सिनेट ने हंसते हुए कहा कि आज वो सबको ड्रिंक्स पर ट्रीट देगी। पार्क मिनटवान ने कहा कि सिनेट तो जीवन की चिंता में ही यहाँ आई है। सिनेट ने झूठी चिंता जताते हुए पूछा कि जीवन कैसी है। जीवन उसका ये दिखावा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बस कैजुअली जवाब दे दिया ताकि बात जल्दी खत्म हो। फिर उसने खाना ऑर्डर किया और पूछा कि बाकी दोनों कुछ और खाना चाहेंगे क्या। मिनटवान ने सिनेट से पूछा कि क्या वो ये डिश खा सकती है या कुछ और ऑर्डर
ऑर्डर करे, लेकिन सिनेट ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे तो वही सब पसंद है जो जीवन को पसंद है। जीवन ने गौर किया कि सिनेट वही इयररिंग्स पहन कर आई थी जो जीवन ने कभी उसे दिए थे। वो इयररिंग्स बड़े प्यार से संभाल कर रखे थे, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि उस वक्त वो सिर्फ एक दिखावे का हिस्सा थी। उसने खुद कहा था कि उसे फ्राइड चिकन से नफरत है, अब अचानक ये नाटक क्यों कर रही है। जीवन को अब साफ दिख रहा था कि सिनेट ने वो इयररिंग्स पहन लिए थे जो उस पर बिल्कुल भी नहीं जच रहे थे, और शायद उसे खुद ये एहसास भी नहीं था। सामने जीवन के बैठकर सिनेट बड़ी बेपरवाही से मिनटवान के साथ बातें किए जा रही थी। पार्क मिनटवान ने हैरानी जताई कि ये दोनों इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन गईं, जबकि एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखती हैं। सिनेट ने आंख मारते हुए कहा कि जीवन की कभी कोई दोस्त नहीं थी, इसलिए वो हमेशा उसी से चिपकी रहती थी। फिर वो जीवन की ओर मुड़ी और बोली कि जीवन तो किसी दैत्य जितनी बड़ी है और वो पेटीट है, इसलिए वो ऐसे कपड़े पहनती है। ये सुनकर जीवन को साफ लग गया कि साइनेट अब सारी हदें पार कर रही है। तभी उसने अपना हाथ मिनटवान के हाथ में रख दिया और बोली कि उसका हाथ भी जीवन जितना बड़ा है। फिर खुद ही हंसते हुए बोली कि वो जीवन जैसी बनना चाहती है, एक खूबसूरत दैत्य जो डीमन बिन मिक के सामने खड़ी हो। जीवन बस शांति से अपना ड्रिंक पीती रही। फिर उसने एक ठंडी सी बात कह दी कि उनके पोर्शंस तो एक जैसे हैं, और पूछा कि साइनेट बचपन में आखिर कर क्या रही थी जो ऐसी बन गई। साइनेट थोड़ी घबरा गई और झट से बात बदल दी। उसने मिनटवान के साथ ग्लास उठाया और तीनों ने पहली बार एक साथ ड्रिंक करने की बधाई में टोस्ट किया। जीवन तो बिल्कुल भी उनके साथ ग्लास क्लिंक करना नहीं चाहती थी, वो बस चुपचाप देख रही थी कि ये दोनों कितने फेक बनकर सामने बैठे हैं। फिर टेबल पर बोनलेस चिकन आया, जिसे देखकर साइनेट ने घिन से कहा कि ये कितना बुरा दिख रहा है। मिनटवान ने तुरंत पूछा कि क्या उसने अभी अभी नहीं कहा कि उसे पसंद है, तो साइनेट ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर जीवन को पसंद है तो सबको पसंद होना चाहिए ना। फिर उसने जीवन की तारीफ करते हुए कहा कि वो कितना अच्छा खाती है, मतलब खाना बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन जीवन ने काम रहते हुए उसकी सच्चाई सबके सामने रख दी। उसने याद दिलाया कि पिछली बार जब वो साथ में चिकन खाने आए थे तो साइनेट ने ही चिकन मंगवाया था और साथ में 3 बोतल सोजू भी ऑर्डर की थी। साइन का चेहरा अचानक अजीब हो गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उसने सच में ऐसा किया था। तभी स्टाफ फिश केक सूप लेकर आया। अचानक एक शराबी आदमी पीछे से लड़खड़ाता हुआ गुजरा, जिससे सर्वर का हाथ लड़खड़ा गया और गरम सूप इधर उधर फैल गया। वो सूप सीधा जीवन के हाथ पर गिरा। जीवन ने जलते हुए हाथ को पकड़ लिया और दर्द से तड़प उठी। सर्वर ने तुरंत माफी मांगी और जल्दी से आइस और ऑइंटमेंट लाने भागा। साइनेट ने जीवन से पूछा कि क्या वो ठीक है और उसका हाथ देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जीवन ने उसका हाथ झटक दिया। साइनेट हैरान रह गई। जीवन ठंडे स्वर में खड़ी हुई और बोली कि वो थोड़ा वॉशरूम जा रही है। अंदर जाकर उसने अपने जले हुए हाथ को ठंडे पानी से धोया। उसका मूड पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वो सोच रही थी इन लगातार हो रही अजीब घटनाओं के बारे में। आज दोपहर ऑफिस में वो नहीं गिरी थी, लेकिन फिर भी लिफ्ट के पास की सीढ़ियों पर ठोकर खा गई थी, और ये बर्न भी वैसा ही था जैसा कि 10 साल पहले हेयर स्ट्रेटनर से हुआ था। क्या इस जन्म में भी वो उस घटिया इंसान मिनटवान से शादी करने से नहीं बच सकती? क्या सच में जो होना होता है वो होकर ही रहता है? टैप बंद करते हुए जीवन ने मन ही मन ठान लिया कि वो अब वैसा नहीं होने देगी। जब वो वापस टेबल पर लौटी तो साइनेट अब भी शराब का सहारा लेकर ड्रामा कर रही थी। वो और भी ज्यादा बेशर्मी से खुद को क्यूट दिखाने की एक्टिंग कर रही थी, खासकर मिनटवान के सामने। जीवन जानती थी कि ये सब सिर्फ दिखावा है। साइनेट को तो एक ड्रिंक में ही फ्लश हो जाता है, जबकि जीवन जानती थी कि एस मिनट आराम से 3-4 बॉटल्स पी सकती है बिना कोई असर हुए। फिर भी जीवन ने उसे एक्सपोज नहीं किया। तभी अचानक सुमिन ने मिनटवान से पूछ लिया कि उसे जीवन में ऐसा क्या पसंद है। मिनटवान मुस्कुरा दिया। जीवन की तारीफ करते हुए उसने कहा कि वो बहुत काइंड, स्मार्ट और केपेबल है, वो उसके लिए एकदम परफेक्ट मैच है। सुमिन ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली कि उसका लोगों को पहचानने का नजरिया बहुत अच्छा है। जीवन मन ही मन हंसी। ये दोनों लोग अपनी एक्टिंग में सच में एकदम परफेक्ट लग रहे थे। फिर सिमिन ने क्यूट सी मुस्कान के साथ मुंह खोला और जीवन से फिश केक का एक टुकड़ा मांगा। जीवन का चेहरा एकदम ठंडा हो गया। उसने जानबूझकर एक बड़ा सा टुकड़ा साइनेट के मुंह में ठूंस दिया, जिससे वो लगभग चोक कर गई। जीवन ने तुरंत अपनी एक्टिंग चालू की और पूछा कि क्या वो ठीक है। बोली, मैंने कहा था धीरे खाओ, तुम्हें तो थोड़ी टिप्सी लग रही हो, चलो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देती हूँ। साइनेट ने तुरंत मना किया और जल्दी से समझाया कि वो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं है, लेकिन जीवन ने जबरदस्ती उसे उठाया और टैक्सी तक घसीटते हुए ले गई। बोल्ड अंदाज में उसे टैक्सी ने धक्का दे दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी फौरन निकल गई। जीवन को लगा कि वो पहले कितनी डरपोक थी, जबकि वो तो आसानी से सिमिन जैसी किसी को भी ऐसे ही बाहर निकाल सकती थी। लेकिन उसने खुद को हमेशा बेवकूफ की तरह जीने दिया, उसे खुद को नीचा दिखाने दिया। मिनटवान उस कैफे में बैठा था और रिग्रेट करने के बजाय वो तो खुश महसूस कर रहा था कि साइनेट उसके आसपास है। उसने सोचा कि जीवन कभी इतनी चार्मिंग नहीं थी। जीवन वापस अपनी सीट पर लौटी। फिर भी मिनटवान ने सिमिन के बारे में पूछा, यहाँ तक कि जीवन के सामने उसने सिमिन की क्यूटनेस की भी तारीफ कर दी। जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि ज्यादा ड्रिंक कर लो, वैसे भी
कल वीकेंड है। वाइन डालते समय गलती से कुछ वाइन उसके अपने चश्मे पर छलक गई और मिनट वान को कुछ इशारा देने के लिए उसने जानबूझकर अपने ग्लासेस सामने ही उतार दिए। वो उसे देखकर चकित रह गया और बोला कि जीवन तो बिना चश्मे के स्टनिंग लगती है। फिर उसने सुझाव दिया कि वो आई सर्जरी करा ले। जीवन मुस्कुराई और बोली वो सोच रही थी कि उसे सैलरी बढ़ने का इंतजार करना चाहिए या सीधे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। उसने मिनट वान से पूछा कि क्या वो उसे स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सिखा सकता है। जैसे ही स्टॉक्स का नाम आया, मिनट वान की आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। स्टॉक्स की बात हो तो वो तो ऐसे बोलने लगता है जैसे कोई नेवर एंडिंग ब्लॉकबस्टर चल रही हो। खाना खत्म करने के बाद जब मिनट वान उसे घर छोड़ने जा रहा था तो जीवन ने उसे थैंक यू कहा कि उसने उसका बैग वापस ला दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मिनट जवान ने खुद पहल करके उसके माथे पर एक प्यारा सा किस दिया और उसे गुड नाइट कहा। जीवन ने अपनी नफरत को दबाते हुए बस इतना कहा कि जल्दी से वापस जाओ। घर के अंदर कदम रखते ही वो सीधे सोफा पर ढेर हो गई, पूरी तरह थकी हुई। फोन पर मिनट जवान की स्टॉक्स वाली रिकॉर्डिंग चल रही थी। जीवन ने संतोष भरी मुस्कान दी। ये कॉम्पेंसेशन उसे पूरा मिलेगा, एक भी पैसा कम नहीं। अगले दिन सुबह जीवन ने मिनट जवान को टेक्स्ट किया कि वो अभी भी थकी हुई है और घर पर ही रेस्ट करेगी। उसने वादा किया कि उनकी डेट किसी और दिन के लिए रीशेड्यूल कर देगी। फिर उसने फोन बंद किया और उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। जीवन बुक स्टोर की तरफ चल दी। उसे स्टॉक्स पर कुछ गाइड बुक्स चाहिए थीं। वो वहां काफी देर तक सोचती रही, लेकिन किताबों में इतने टेक्निकल वर्ड्स भरे थे कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। जीवन अब भी कुछ आसान सी किताबें ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर ऊपर रखी एक किताब पर पड़ी जो काफी सिंपल लग रही थी, लेकिन वो किताब इतनी ऊंचाई पर रखी थी कि उसके लिए रीच करना मुश्किल था। वो सोचने लगी कि ऐसी किताबें इतनी ऊपर क्यों रख देते हैं, जबकि उसकी हाइट तो पहले से ज्यादा है। और फिर भी वो उस किताब तक नहीं पहुंच पाई। वो सोचने लगी कि जब मैं ही नहीं पहुंच पा रही तो और लोग कैसे लेंगे। तभी अचानक किसी ने हाथ बढ़ाकर उसकी मदद की और वो किताब उसे पकड़ा दी। जीवन ने पीछे मुड़कर उस इंसान को थैंक यू कहा, लेकिन उसे बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद उसके डिपार्टमेंट हेड जिन हुक थे। उनके हाथ में किताब थी और उन्होंने जिज्ञासु होकर पूछा कि क्या वो अपनी जॉब छोड़ने वाली है। जीवन उस सवाल से पूरी तरह चौंक गई। वो थोड़ा हकलाई और समझ नहीं पाई कि क्या कहे। जिन हुक ने फिर शांत स्वर में पूछा कि क्या वो जॉब छोड़ने का सोच रही है। जीवन तुरंत संभली और किताब लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बताया कि उसने पाक मिनट जवान को स्टॉक इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लेते देखा था, तो सोचा कि वो भी उसके साथ थोड़ा ट्राई कर ले, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सुनकर जिन हुक का मूड खराब हो जाएगा। जीवन ने मन ही मन सोचा कि आखिर वो यहाँ डिपार्टमेंट हेड से क्यों टकरा गई और क्यों उसे प्रोवोक कर बैठी। उसने जल्दी से एक बहाना बनाया कि उसने तो किताबें चुन ली हैं और अब जल्दी निकलना चाहती है। लेकिन जिन हुक ने अचानक पूछा कि क्या वो पाक मिनट जवान से मिलने वाली है। जीवन ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, आज वो उससे नहीं मिलेगी। और फिर उसने रिक्वेस्ट की कि क्या वो दोनों की इस बुक स्टोर में हुई मुलाकात को बाकी स्टाफ से छिपा सकते हैं। जिन हुक ने पूछा कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। जीवन थोड़ी रुकी और फिर बताया कि उसने एम जवान से कहा था कि वो बीमार है। जिन हुक ने पूछा कि क्या वो सच में बीमार है, तो जीवन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बस आज वीकेंड है और वो बस थोड़ी देर अकेली रहना चाहती थी। जिन हुक कुछ कहने वाले लग रहे थे, लेकिन जब जीवन ने पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। फिर वो ऐसे मुड़े जैसे किताब ढूंढ रहे हों और बोले कि अब वो घर चली जाए, कल ऑफिस में मिलेंगे। जीवन वहां से निकलने लगी, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे जिन हुक कुछ कहना चाह रहे थे। तभी उन्होंने एक नजर ऊपर उठाई और उसके ईयरिंग्स की तारीफ की। बोले कि ये वाले ईयरिंग्स उस पर अच्छे लग रहे हैं, पिछली बार वाले की तरह नहीं। जीवन थोड़ी चौंक गई क्योंकि वो ईयरिंग्स शायद सिनेट ने उसे दोस्ती के सिंबल के तौर पर दिए थे, और उसे याद आया कि डिपार्टमेंट हेड ने भी पहले कहा था कि पिछले ईयरिंग्स उस पर नहीं जचते। जीवन ने झुककर शुक्रिया कहा और निकलने की इजाजत ली, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा बेचैनी भरा एहसास था। उसे पता ही नहीं चला कि पीछे से डिपार्टमेंट हेड उसे गहराई से देख रहे थे। अगले दिन जब जीवन ऑफिस पहुंची तो घड़ी में समय सिर्फ 7 बजा था और ऑफिस एकदम खाली पड़ा था। वो सोचने लगी कि ये पहली बार है जब वो इतनी जल्दी ऑफिस आई है। तभी उसकी नजर जिन हुक पर पड़ी जो न जाने कब से वहां थे। जीवन उत्सुकता से उनके पास चली गई। देखा कि वो अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं जैसे गहरी नींद में हों। जीवन ने पर्दा खींचकर बंद किया और बोली कि अगर वो थके हुए थे तो थोड़ा देर से भी आ सकते थे। वो उन्हें देखती रही और गौर किया कि पास से उनका चेहरा और भी साफ और अच्छा लग रहा था। बिना चश्मे के भी वो उतने ही हैंडसम लगते थे। तभी अचानक जिन हुक ने आंखें खोल दी और जीवन को इतने करीब देखकर वो थोड़ा चौंक गए और उसने पूछा क्या वो सच में इतने
इतनी सुबह ऑफिस आ गई है। जीवन थोड़ा चौंकी, फिर हंसते हुए बोली कि वो पिछले शुक्रवार को जल्दी निकल गई थी, इसलिए अब उसे उसकी भरपाई करनी है। फिर वो अपने डेस्क पर लौटकर कंप्यूटर ऑन करने लगी। तभी उसे याद आया कि पार्क मिनट जुआन ने उस फार्मास्यूटिकल कंपनी जी के बारे में क्या कहा था। अभी उस स्टॉक की कीमत 8,000 वॉन है और अगर उसे सही याद है तो ये स्टॉक 1 महीने में रिव्यू पास कर लेगा और इसकी कीमत 6 गुना बढ़ जाएगी। अभी इन्वेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है। वो इतनी फोकस में थी कि उसे पता भी नहीं चला कि बॉस धीरे से पीछे आ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पास में ही नाश्ता मिल गया था तो उन्होंने उसके लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट ले लिया। जीवन ने पहले तो आदतन मना करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन फिर अचानक रुक गई। उसने सोचा अगर उसे खुद को बदलना है तो ऐसे हर बार मना करने की आदत छोड़नी होगी। उसने ब्राइट स्माइल के साथ मैनेजर को धन्यवाद कहा, बोली कि खाना लाने के लिए शुक्रिया, अब वो जिंदगी को खुले दिल से अपनाएगी और दूसरों की केयर को भी एक्सेप्ट करेगी। जिन हुक ने थोड़ी देर चुपचाप भौहें सिकोड़ लीं, जैसे कुछ सोच रहे हों, फिर उन्होंने उसे काम करते रहने को कहा और वहां से चले गए। जीवन थोड़ी उलझन में पड़ गई कि क्या वो नाराज हो गए। ये सही है कि अब वो पहले से थोड़े करीब हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो जिन हुक के स्वभाव को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। उसने फिर कंप्यूटर की तरफ देखा और सोचा कि अब जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि अभी उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात चल रही है। सुबह के 8:23 हो चुके हैं और उसने अभी अभी बॉस द्वारा लाया गया ब्रेकफास्ट खत्म किया है। फिर उसने थोड़ा फन मिलाकर स्टॉक मार्केट में कदम रखा। उसने जे फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू की। कुल मिलाकर उसने 2500 शेयर्स खरीदे और अपने पूरे 20 मिलियन वॉन इन्वेस्ट कर दिए, जैसे कोई स्टॉक मार्केट की सुपरस्टार हो। फिर असिस्टेंट जैंग कंपनी में एंट्री मारता है, पूरी स्पॉटलाइट चुराने के इरादे से। डिपार्टमेंट हेड किम भी वहां पहुंचते हैं और मैनेजर से मीटिंग रूम में बातें करने लगते हैं। अगली सीन में हैंडसम लड़का और ग्रीन टी टाइप लड़की की जोड़ी एकदम कैजुअली कंपनी के गेट पर टकरा जाती है। सीमेन कैजुअली पूछती है कि जीवन इतनी जल्दी क्यों आई, लेकिन जीवन ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि ऑफिस में उसे असिस्टेंट कैंग कहकर बुलाना चाहिए। सीमेन थोड़ी शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, लेकिन मिनट जुआन साइड से बोलता है कि चाहे जो हो वो अब भी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। जीवन उसकी तरफ देखे बिना कंप्यूटर पर ध्यान लगा के कहती है कि ऑफिस में उसे थोड़ी सीरियसनेस रखनी चाहिए। मिनट जुआन को जीवन के इस बदले हुए बर्ताव का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए पूछता है कि आज वो कैपुचिनो की जगह अमेरिकानो क्यों पी रही है। जीवन का चेहरा एकदम सीरियस रहता है। वो कॉफी की चुस्की लेते हुए बताती है कि ये उसके बॉस की तरफ से गिफ्ट है। 10 साल पहले वो मीठी चीजों की दीवानी थी, जैसे कैपुचिनोज, लेकिन उसका बॉस अकेला ऐसा था जिसे अमेरिकानो जैसी कड़वी टेस्ट पसंद थी। अब चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उसे अमेरिकानो ही पसंद है। अब पार्क मिनवान जैसे किसी इंसान को इस बारे में कुछ भी कहने का क्या हक है। इतना कहकर जीवन उठती है और कैजुअली टहलती हुई वहां से आगे बढ़ जाती है। पार्क मिनवान की डेस्क पर इस समय वो स्टॉक्स खरीदने की पीक फेज में था और जीवन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो अकेले ही सारा प्रॉफिट कमा ले। जीवन ने एक नजर पार्क मिनवान के कंप्यूटर स्क्रीन पर डाली। उसने देखा कि वो जेवाई फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स बेच रहा था। ये देखकर वो चौंक गई। आखिर वो इस वक्त शेयर्स क्यों बेच रहा था? क्या फ्यूचर बदल गया था? आखिर क्या वजह थी कि वो ऐसे शेयर्स बेच रहा था जो 1 महीने में 5 गुना बढ़ने वाले थे? आखिर चल क्या रहा था? जीवन तो सिर्फ अपना भविष्य बदलना चाहती थी। 10 साल पहले उसने जेवाई फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्टमेंट किया था और उसे जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अब अभी अभी उसने देखा कि वो कुल 3,500 शेयर्स बेच चुका है। ऐसा क्यों हुआ? वो तो अभी तो वो खुद शेयर्स खरीदी थी। जीवन ने होंठ काटे। वो पूरी तरह से मिनवान की कैलकुलेशन को लेकर कंफ्यूज थी। तभी अचानक मिनवान ने पूछा कि उसे क्या हुआ, जिससे जीवन थोड़ी चौंकी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि कुछ नहीं, और याद दिलाया कि जेवाई फार्मास्यूटिकल्स की स्टॉक प्राइस तो ऊपर जा रही है। पार्क मिनवान ने इसे हल्के में लेते हुए कहा कि उसने थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया था, इसलिए सब कुछ बेच दिया। पिछले वीकेंड उसे कुछ अच्छे न्यूज का पता चला था। उससे सुनने में आया था कि MW टेक्नोलॉजी और एड इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच पार्टनरशिप होने वाली है और उसे पूरा भरोसा था कि ये डील बहुत बड़ी हिट बनेगी। जब पार्क मिनवान अपनी गैदर्ड इंटेल के बारे में एक्साइटेड होकर बता रहा था, जीवन किसी और सोच में डूबी हुई थी। उस कंपनी के बारे में जिसे तो एक ऐसा इंसान भी जानता था जिसे स्टॉक्स की बिल्कुल समझ नहीं थी, क्योंकि उस कंपनी ने हाल ही में मोबाइल फोन्स में एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी। उस कंपनी की स्टॉक प्राइस तो बहुत तेजी से बढ़ गई थी, लेकिन फिर सिर्फ 1 महीने में उसका CEO विदेश भाग गया था, जिससे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ था। पर अब मिनवान फिर से उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था। ये बात जीवन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। डॉक्यूमेंट्स उठाते हुए पार्क मिनवान ने आंख मारी और कहा कि ये खबर वो सिर्फ उसी से शेयर कर रहा है, इसलिए किसी और को न बताना। फिर वो चला गया और जीवन गहरी सोच में पड़ गई। अगर ऐसा कुछ हो गया जो बीते समय में कभी नहीं हुआ था, तो इसका मतलब भविष्य भी बदल सकता था, और इसका ये भी
मतलब था कि उस बदलाव में जुड़े हुए लोगों का फ्यूचर भी बदल जाएगा। उसने अपनी बांह चढ़ाकर समय देखा। अगर बीते वक्त की घटनाएं फिर से घटने वाली हों तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि उसने किसी और की किस्मत छीन ली थी? उसे ये पता करना ही था, लेकिन कैसे? मिनवान वापस अपनी डेस्क पर लौट आया। जीवन ने पास आकर पूछा कि क्या वो लंच नहीं करेगा। उसने जवाब दिया कि अभी खाने ही जा रहा है। जीवन मुस्कुराई और बोली कि वो भी कुछ खाने की सोच रही थी। पूछा कि क्या वो साथ चलेगा। कुछ देर बाद जीवन, पार्क, मिनवान और सीनेट तीनों लिफ्ट के सामने खड़े थे। सीमेन ने खुश होकर कहा कि लगता है ये पहली बार है जब तीनों ऑफिस में साथ लंच कर रहे हैं। पार्क मिनवान हैरान था। उसने पूछा कि जीवन आज उन्हें लंच के लिए क्यों इनवाइट कर रही है। क्या वो आमतौर पर लोगों की गॉसिप से बचने के लिए ऐसे मिलने जुलने से परहेज नहीं करती थी? इसीलिए उन्होंने पहले कभी साथ लंच नहीं किया। अभी कुछ देर पहले तो वो हंसते हुए उसे साथ चलने के लिए कह रही थी, लेकिन अब जीवन फिर से सोच में डूबी हुई थी, चुपचाप खड़ी। साइनेट ने जीवन की चुप्पी को नोटिस किया और पूछा कि क्या जीवन ने ये शर्ट अभी खरीदी है, क्योंकि उसने उसे ये पहनते पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये शर्ट उस पर बहुत अच्छी लग रही है, सच में उसे सूट कर रही है। जीवन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे थैंक यू कहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता था कि अभी कुछ ही पलों में यही सफ़ेद शर्ट जिस पर अभी तारीफ की गई थी, कंपनी कैफेटेरिया में सूप से गीली होकर पूरी तरह खराब हो जाएगी। तीनों अपनी मील चुनने के लिए लाइन में खड़े थे। जोसे मिनुट ने शेफ से चीयरफुल अंदाज में कहा कि उसे किमची सूप बहुत पसंद है, इसलिए उसे खूब सारा परोसा जाए। शेफ ने खुशी से भरकर एक पूरा बोल उसे दे दिया। उसने मुस्कुराते हुए शेफ को थैंक यू कहा। वहीं उसके पास खड़ी जीवन ने ठंडे लहजे में कहा कि उसे सिर्फ थोड़ा सा सूप चाहिए। खाना लेने के बाद वो और सिनेट एक टेबल ढूंढने के लिए आगे बढ़े। सिनेट ने अपने हाथ में चावल की भरी हुई प्लेट ली और इधर उधर देखकर टेबल ढूंढने का नाटक करने लगी। जीवन मन ही मन सेकंड्स गिनने लगी, क्योंकि उसे मालूम था कि अब सिनेट सूप उसके ऊपर गिराने वाली है। उसने देखा कि मिनुट के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। फिर वो अचानक जीवन की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई दोस्ती भरा इशारा कर रही हो, लेकिन असल में उसका इरादा पूरे सूप का बोल जीवन के ऊपर उड़ेलने का था। मगर जीवन पहले से इसके लिए तैयार थी। वो तुरंत साइड में हट गई और सबकी नज़रों के सामने पार्क मिनुट वान जो पीछे खड़ा था, उसी पर वो सारा खाना गिर गया जो जोसे मिनुट जीवन पर फेंकना चाहती थी। पार्क मिनुट का चेहरा पीला पड़ गया और वो कुछ बोल नहीं पाया। जोसे मिनुट बुरी तरह घबरा गई, बड़बड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे खड़ा था। अब वो परेशान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। पार्क मिनुट ने मजबूरी में एक हल्की सी मुस्कान दी और कि सब ठीक है, शुक्र है सूप ज़्यादा गर्म नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी उस शर्ट के नुकसान का अफसोस कर रहा था, जिसकी कीमत 1 मिलियन वोन से ज़्यादा थी। वो अपना गुस्सा रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सामने सी मिनुट थी। दूसरी तरफ सिनेट से पूछा गया कि क्या वो जल गई है। उसने कहा कि वो ठीक है और दावा किया कि उसने जीवन को देखा ही नहीं था, इसलिए पीछे मुड़कर गलती से सूप गिरा दिया। जीवन एक तरफ खड़ी थी, ठंडी नज़रों से दोनों को एक दूसरे की चिंता करते हुए देख रही थी। उसने जोसेफ मिनुट से कहा कि वहाँ खड़ी मत रहो, जाकर जल्दी से कुछ टिश्यू ले आओ। हैरान होकर साइनेट ने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या उसे ही लाने जाना पड़ेगा। जीवन ने कैजुअली कहा, तुमने ही उन पर सूप गिराया है, तो अगर तुम नहीं लाओगी तो और कौन लाएगा। फिर उसने ट्रे टेबल पर रखी और कुछ लेने के लिए पीछे मुड़ गई। अब जीवन ने पार्क मिनट वान से पूछा कि क्या वो ठीक है, ऐसे जताते हुए जैसे उसे अफसोस हो रहा हो कि ये उसकी फेवरेट शर्ट थी। उसने ये बात जानबूझकर इतनी जोर से कही कि जोसेफ मिनुट जो आगे चल रही थी उसे साफ साफ सुन सके। ये वही शर्ट थी जो जीवन ने उसे उनके 1 ईयर एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। जोसेफ मिनुट गुस्से में ट्विस्टेड चेहरे के साथ टिश्यू लेने चली गई। जब वो टिश्यू लेकर लौटी तो पार्क मिनट वान वहाँ नहीं था। जीवन ने कैजुअली कहा कि वो रेस्टोरेंट चला गया है, तुम बस रिलैक्स करो और शांति से बैठो जब तक मैं हाथ धोकर आती हूँ। जब जीवन हाथ धो रही थी तभी बगल वाले कमरे से किसी की आवाज़ आई। जीवन थोड़ी देर रुकी, फिर पीछे मुड़कर पूछा। अगर वो आवाज़ वाकई उसी को बुला रही थी? जीवन ने पूछ लिया। अंदर से उस इंसान ने कहा कि उसे उससे एक छोटा सा काम कहना था। जीवन तुरंत समझ गई कि अंदर वाले को क्या चाहिए। उसने जल्दी से भरोसा दिलाया कि वो अभी लाकर देती है। कुछ ही देर में जीवन कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर उस लड़की के पास पहुंची जो उस कमरे में थी। उसने एक्स्ट्रा शर्ट भी साथ लाई ताकि किसी ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा जा सके। वो लड़की दिल से जीवन का शुक्रिया अदा कर रही थी, खुद को खुशकिस्मत मान रही थी कि जीवन उसके साथ है, वरना उसे समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए।
जब उसने दरवाज़ा खोला और जीवन को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया। वो जीवन को बार बार थैंक यू बोल रही थी। वो लड़की फ़ोन से डिस्कनेक्टेड थी और उसने अभी तक कुछ भी खाया नहीं था। ये जगह उसे सुनसान सी लग रही थी और उसे डर था कि वो कहीं यहीं फंस ना जाए, जिससे उसे एंग्जाइटी हो रही थी। और वो लड़की थी हायन, जो 1 महीने पहले जंगसब मिनट के साथ काम करने लगी थी। हायन अब भी हंसते हुए और बार बार जीवन को थैंक यू कह रही थी। उसने बताया कि पहले भी कुछ लोग आए थे, लेकिन जब उसने उनसे मदद मांगी तो वो सब उसे इग्नोर कर गए। किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। जीवन ने हायन से पूछा कि अगर उसने कुछ नहीं खाया है तो वो साथ चलकर कुछ खा लें। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमकने लगी और उसने फौरन हाँ कह दिया। दोनों आपस में बातें करते हुए कैफेटेरिया की तरफ चल दिए। उधर सिनेट पार्क मिनट 1 से लाइवली चैट कर रही थी। बता रही थी कि वो हमेशा से ही दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। बचपन से ही वो जीवन की चिंता में ही व्यस्त रहती थी। फिर उसने ये बात छेड़ी कि जीवन स्कूल में कभी ज़्यादा मिलनसार नहीं थी। ये बात उसने पार्क मिनट 1 को बताई ताकि उसे थोड़ा बैकग्राउंड पता चल सके। पार्क मिनट 1 ने जीवन की तारीफ करते हुए कहा कि वो सच में बहुत अच्छी इंसान है। सिनेट अब अपनी इमेज को पार्क मिनट 1 के सामने दोबारा चमकाने की कोशिश कर रही थी। उसे याद आया कि 10 मिनट पहले वो रेस्टरूम में टिश्यूज लाने गई थी उसके लिए। उस वक्त उसने गुस्से में टिश्यू यांग किया था क्योंकि जीवन बस चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे उसे बेवकूफ़ बना रही हो। पहले तो जीवन ऐसे मौक़ों पर खुद ही टिश्यू लेकर आ जाती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग बिहेव कर रही है, जैसे वो कोई और इंसान बन गई हो। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि बाहर कौन है। शायद उसे किसी की मदद चाहिए थी। वो पहले से ही उस इंसिडेंट की वजह से गुस्से में थी और अब कोई और उस पर कोई अजीब सा काम थोपने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका चेहरा और भी चिढ़ा हुआ दिखने लगा। उसने उस सवाल को इग्नोर किया और गुस्से में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। लेकिन अब वही सिनेट उस बाथरूम इंसिडेंट को उठाकर पार्क मिनट जुआन को बता रही थी ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। जैसे ही सीन इंटरेस्टिंग हो रहा था, जीवन दोबारा एंट्री लेती है। उसके साथ थी हिन, जो एक प्लेट में खाना लेकर आई थी। जीवन ने मुस्कुराकर सिमिन से पूछा कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे। सिमिन थोड़ी नर्वस हो गई जब उसने हिन को आते देखा। हिन ने चीयरफुल अंदाज में उसे और पार्क मिनट जुआन को ग्रीट किया और सब लोग खुश थे कि एक और इंसान ग्रुप में शामिल हो रहा है। तो जीवन ने भी खुशी से हिन को इनवाइट किया कि वो सामने वाली सीट पर बैठ जाए। हिन ने खुशी से हामी भरी और सबको अच्छे खाने की शुभकामना दी। लेकिन अब सिनेट का दिल बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हिन इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी, जबकि दोनों की उम्र तो एक ही थी। क्या सिर्फ उस चेहरे की वजह से ही ऐसा है? पार्क मिनट जुआन उनके पास आकर बैठा और पूछा कि जीवन और हिन अचानक से इतने करीब कैसे हो गए बिना उसके जाने। हिन ने खुशी से बताया कि जीवन ने उसकी कुछ चीज़ों में मदद की थी। फिर उसने नोटिस किया कि उसकी शर्ट पर दाग है और पूछा कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो शर्ट काफ़ी महंगी लग रही थी। पार्क मिनट बस मुस्कुरा दिया और बोला कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आखिर एक शर्ट ही तो है। जो एस मिनट ने बात का रुख बदलते हुए कहा कि हिन को तो बहुत भूख लगी होगी, कोई लड़की इतना कैसे खा सकती है। लेकिन हिन को इसकी परवाह नहीं थी। उसने बस सोचा कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो चाहे लड़का हो या लड़की, उसे ज्यादा खाना ही पड़ेगा, जैसा कि उसके दादा कहते थे। सिमिन ने बनावटी हंसी में कहा कि तुम्हारे दादा ने जरूर कुछ बहुत ग्रैंड काम किया होगा। लेकिन हिन उस ताने को समझ नहीं पाई और चुपचाप खाते हुए अपने दादा की बातें शेयर करने लगी, कैसे वो अंकुरित दाल, टोफू और यहाँ तक कि किमची सूप भी बेचते थे। सिनेट ने उसे थोड़ा नीचा समझा जब उसने जाना कि वो बस साइड डिशेस बेचते थे। वहीं जीवन सोच रही थी कि हिन वाकई में इतनी भली है या बस थोड़ी नाइव है। खाना खत्म होने के बाद पार्क मिनट ने कहा कि उसे जल्दी जाना है और जीवन ने कहा कि वो कॉफी लेने जा रही है और दोनों से पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। हिन ने तुरंत कहा कि वो खुद जाकर ले आएगी, लेकिन जीवन ने मना कर दिया और कहा कि किसी और दिन साथ चलेंगे। वो जूनियर से ट्रीट नहीं ले सकती क्योंकि वो सीनियर है। जो एस मिनट ने जीवन का हाथ पकड़कर उससे एक गरम कैपुचिनो लाने को कहा, जैसे वो बहुत ग्रेटफुल हो। लेकिन जीवन ने उसका हाथ झटक दिया और हिंजन की ओर मुड़ी। उससे पूछा कि उसे क्या पीना है। हिन मुस्कुराई और बोली कि उसे आइस्ड अमेरिकानो चाहिए और वादा किया कि अगली बार वो जीवन को ट्रीट देगी। जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फिर वो ठंडी सी मुस्कान के साथ मुड़कर चली गई। सिमिन ने ऑकवर्ड सी मुस्कान के साथ जीवन को बाय कहा। फिर उसने हाइजीन की जैकेट की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या ये जीवन की जैकेट है और ये कि वो जीवन के इतने करीब कब से हो गई। कंपनी में तो कभी बात तक नहीं हुई, लेकिन यहाँ कैफेटेरिया में साथ साथ हो, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। हिन ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए बताया कि वो बस वॉशरूम में फंस गई थी और जीवन ने उसकी मदद की, यहाँ तक कि उसे अपनी जैकेट भी दी और उसके लिए बस इतना ही काफी था कि जीवन उसकी सेवियर बन गई। सिनेट थोड़े हैरान
रह गई जब उसे समझ आया कि वॉशरूम में जो फंसी थी वो हिन ही थी। उसे ये सोचकर घबराहट हुई कि कहीं हिन ने उसकी आवाज़ पहचान तो नहीं ली। फिर उसने अपना मुंह ढककर हंसते हुए कहा कि जीवन को तो बस दूसरों के कामों में दखल देने की आदत है, वो ये सब सिर्फ अनजान लोगों के लिए करती है। उसने हिनजिन को चेतावनी दी कि जीवन पर ज्यादा भरोसा ना करे क्योंकि वो उसे बहुत पहले से जानती है। उसने कहा कि वो ये सब सिर्फ हिन की भलाई के लिए कह रही है, लेकिन हिन ने ठंडी आवाज में कहा कि असल में तो सीनेट ही दूसरों के मामलों में दखल दे रही है, और अगर उसे इतना ही कुछ कहना था तो पहले क्यों नहीं बोली कि उसे मदद नहीं करनी। इतना कहकर हिन लिफ्ट में चली गई। जो एस्मिनेट की सख्त जमी हुई एक्सप्रेशन को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए हिन ने कैजुअली लिफ्ट का क्लोज बटन दबाया और पूछा कि क्या वो अंदर नहीं आ रही, और फिर वो ऊपर चली गई। सिमिन वहीं जम सी गई, घबराहट में डूब गई क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि हिन ने उसकी आवाज पहचान ली है और उसके सारे झूठ अब उजागर होने वाले हैं। अगर ये बातें कंपनी में फैल गई तो क्या होगा। तभी पीछे से मैनेजर किम की आवाज आई। उन्होंने पूछा कि सिमिन वहाँ क्या कर रही है। उसने फौरन एक प्लान बना लिया कि वो अब मैनेजर किम का इस्तेमाल करके हीन को कंपनी से निकाल देगी, इससे पहले कि उसकी सच्चाई सबको पता चल जाए। सिमिन ने अपने बाल पीछे झटकते हुए मैनेजर की टाई की तारीफ की। मैनेजर हंसे और बोले कि वो ये टाई सिर्फ ऑफिस के लिए पहनते हैं। फिर उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसकी वजह से ऑफिस का माहौल और भी अच्छा लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी फीमेल एम्प्लॉयज़ थोड़ी डल सी हैं, जबकि सेमिट ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि उसमें एक खास नरमी भी है। सिमिन मुस्कुराई और बोली कि वो थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन उनकी बातों ने उसमें एक नई एनर्जी भर दी है। ये सुनकर मैनेजर थोड़े घबरा गए और पूछने लगे कि आखिर सीनेट को क्या परेशान कर रहा है। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो हर संभव मदद करेंगे। सिमिन ने सब कुछ ठीक होने का नाटक किया और जानबूझकर उससे सिंपैथी पाने की कोशिश करते हुए उसके पास आकर धीरे से पूछा कि क्या वो उसके साथ आफ्टर वर्क ड्रिंक्स पर चलेंगे ताकि वो उससे कुछ बातें कर सके। इसी दौरान जीवन कैफे में ड्रिंक्स का ऑर्डर कर रही थी और इंतजार करते हुए उसे याद आया कि मैनेजर दोपहर का खाना खाने बाहर नहीं गए थे, तो उसने उनके लिए कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर कर दिए। वो सोचने लगी कि कैसे भविष्य बदल चुका है। पार्क मिन्याट वान में अपने सबसे कीमती शेयर्स बेच दिए हैं और जूस मिन्याट ने सूप खुद पर गिराने की बजाय मिन्याट वान की शर्ट पर गिरा दिया, जिसका मतलब था कि वो किसी और की किस्मत छीन सकती है। जीवन ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि अगर कोई कल्पना हकीकत बन जाए और वही हकीकत धीरे धीरे सामान्य लगने लगे तो क्या ऐसा भविष्य पहले से बेहतर होगा। इस जीवन में उसने ठान लिया था कि अब वो किसी को भी अपनी चीजें छीनने नहीं देगी। कॉफी लेने के बाद जब वो अपने ऑफिस लौटी तो हैरान रह गई कि अभी तक कोई गया ही नहीं था। उसने एक नज़र मैनेजर जिन्हू की डेस्क पर डाली और धीरे से उनके पास गई, जहां जिन्हुक अपनी कुर्सी पर चैन से सो रहे थे। जीवन सोचने लगी कि क्या वो पहले भी इतना सोते थे। उसने उनके लिए जो सीरियल कप खरीदा था वो टेबल पर रख दिया और धीरे से कहा कि इसे पी लो। सुबह तो वो एकदम ठीक लग रहे थे, लेकिन अब काफी थके हुए दिख रहे थे। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पार्क मिन्याट वान था, जो गुस्से से उसे घूरते हुए उसे घसीटने लगा। जीवन घबरा गई और झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए उस पर चिल्लाई कि उसका हाथ छोड़ दे। तभी एक बड़ी सी हथेली ने पार्क मिन्याट वान का हाथ पकड़कर अलग किया। वो कोई और नहीं बल्कि मैनेजर जिन्हुक थे, जो ना जाने कब जाग चुके थे और अब गुस्से से मिन्याट वान घूर रहे थे। पार्क मिन्याट हड़बड़ा गया जब उसने जिन्हुक को देखा। जीवन भी चौंक गई कि जिन्हुक उसकी मदद के लिए सामने आ गया था। उसका चेहरा एकदम गंभीर था जब उसने पार्क मिन्याट वान से पूछा कि वो करने क्या जा रहा था। पार्क मिन्याट थोड़ी देर सदमे में खड़ा रहा, फिर पलट कर बोला कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस जीवन से थोड़ी प्राइवेट बात करनी थी। लेकिन जिन्हुक भी पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने साफ कहा कि भले ही ये लंच टाइम हो, लेकिन ये जगह अब भी कंपनी की है और अगर कोई निजी बात करनी है तो वो काम खत्म होने के बाद की जा सकती है। दोनों के बीच बहस इतनी तेज हो गई थी कि मानो चिंगारियां उड़ रही हों। वहीं जीवन का चेहरा बना हुआ था। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जिन्हुक ने मेज पर रखा पानी का कप उठाया जो जीवन ने उसके लिए छोड़ा था और उसे ड्रिंक देने के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जीवन वहीं खड़ी सोच में डूबी रह गई। सोचने लगी कि मैनेजर ने उसकी मदद क्यों की थी। शायद वो बस इस बात से चिढ़ गया था कि कोई उसकी नींद में खलल डाल रहा था। तभी जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पार्क मिन्याट वान गुस्से में दांत बीचते
हुए उसे घूर रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि वो काम के बाद बात करेगा। जीवन उसकी आंखों में उस नफरत को देख कांप उठी। वो चेहरा उसे उस दिन की याद दिला गया जब उसने तलाक का सुझाव दिया था और मिनियाटवान ने उस पर चिल्लाते हुए कहा था कि उसकी मौजूदगी ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी है और उससे शादी उसने सिर्फ दया में की थी, और ये कि ऐसी औरत तलाक की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। उस याद से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। शुक्र था कि वो असिस्टेंट जांग थी। उसने मुस्कुराकर जीवन से कहा कि क्या वे थोड़ी देर बात कर सकती हैं। फिर जांग ने जीवन के लिए पेपरमिंट टी बनाई ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। उसने बड़े अपनत्व से जीवन से पूछा कि क्या वो किसी बात से परेशान है, क्योंकि पहले उसके चेहरे पर कुछ हल्कापन दिख रहा था। जीवन ने बस इतना कहा कि शायद काम ज्यादा कर लेने से ऐसा हो रहा है। असिस्टेंट जांग हंस दी और बोली कि जीवन बहुत ज्यादा मेहनत करती है, उसे कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए, जैसे उसने अपने बच्चे के बाद अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दी थी। जीवन को अचानक याद आया कि जांग ने मैटरनिटी लीव के बाद थोड़े समय के लिए वापसी की थी, लेकिन जल्दी ही जॉब छोड़ दी थी। उसने चिंता से पूछा कि क्या जांग अब ठीक है। जांग ने जवाब दिया कि हाँ, वो ठीक है, बस थोड़ा परेशान है क्योंकि टीम लीडर किम अब भी उसे तंग करता है। वो ये बहाना करता है कि जब जांग छुट्टी पर थी तब उसे बहुत झेलना पड़ा, इसलिए अब वो उसे किसी मशीन की तरह ट्रीट करता है। उसने मुस्कुराते हुए ये भी जोड़ा कि वह खुद को खुशकिस्मत मानती है कि उसे जीवन जैसी टैलेंटेड साथी मिली, जिससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मजाकिया अंदाज में जीवन से बोली कि जब भी थकान महसूस हो या मन खराब हो तो चुपचाप सहने की जरूरत नहीं, बस जांग को बता देना। आखिरकार वे दोनों एक ही टीम की साथी हैं। उसी पल उसने जीवन के लिए एक और गर्म चाय बना दी। जीवन ने कप को दोनों हाथों से पकड़ते हुए झुककर बड़ी संकोच भरी मुस्कान के साथ जांग को धन्यवाद दिया। उसके मन में चल रहा था कि उसने 10 साल पहले क्यों नहीं पहचाना कि उसके पास इतनी शानदार सहयोगी थी। जब दोनों ने चाय खत्म की और ऑफिस की ओर लौटने लगी, तभी उन्हें हाइजिन मिल गई। वह अब भी मुस्कुरा रही थी और जीवन को कॉफी लाने के लिए शुक्रिया कह रही थी। असिस्टेंट जांग ने भी मुस्कुराकर पूछा कि उसका इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। हायन ने उत्साह से बताया कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और सीनियर्स भी बहुत मदद कर रहे हैं। फिर उसने जिज्ञासा से जांग की बेटी के बारे में पूछा कि क्या वह अब तक काफी बड़ी हो गई होगी। असिस्टेंट जांग ने खुशी खुशी अपनी बेटी की तस्वीरें दिखाईं और तीनों आपस में बातें करते हुए हंसने लगीं। हालांकि जांग के मन में अब भी ये हल्का दर्द था कि उसे अपनी बेटी को इतनी छोटी उम्र में छोड़कर काम पर आना पड़ा, लेकिन वो जानती थी कि अपनी बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए उसे मेहनत करनी होगी। तभी जब तीनों तस्वीरों को देख देख कर खुश हो रही थी, तभी सिमिन और टीम लीडर किम भी ऑफिस लौट आए। जीवन और बाकी सभी ने उन्हें आते देखा और उसी पल सबका व्यवहार बदल गया। सब अपने अपने काम में लग गए। जैसे ही साइनेट अपनी डेस्क पर पहुंची, उसके मन में ये सवाल चल रहा था कि सब लोग किस बारे में ऐसे इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। फिर वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या था जिस पर वे लोग इतनी जोर से हंस रहे थे। क्या वे उसके बारे में बात कर रहे थे? उसने जीवन की ओर देखा और माथा सिकोड़ लिया, सोचते हुए कि नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्या सच में जीवन किसी और के साथ ऐसे हंसकर बातें कर सकती है, वो भी इतने आराम से? ये तो सोच पाना भी मुश्किल था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ऑफिस से निकलने का समय हो गया। मैनेजर उठे और बोले कि सभी ने आज अच्छा काम किया है, अब अपने अपने काम निपटाओ और लॉग ऑफ कर दो। सबने अपने डेस्क समेटे, एक दूसरे को अलविदा कहा और कहा कि कल फिर मिलेंगे। जीवन थोड़ी घबराहट में अपनी डेस्क से उठी। उसे चिंता थी कि कहीं पार्क मिन अतजवान उसका पीछा तो नहीं कर रहा। मैनेजर जिन हुक चुपचाप उसकी जाती हुई परछाई को देखते रहे। जीवन वॉशरूम में घुसी और वहां अपने फोन पर वो मैसेज चेक किया जो सॉमिट ने उसे भेजा था। उसमें लिखा था कि उसे कुछ काम है, इसलिए वह जल्दी निकल गई। नीचे स्क्रॉल करते हुए उसे पार्क मिन अतजवान का मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि वह ऑफिस के गेट पर उसका इंतजार कर रहा है और जब वह बाहर आए तो कॉल करे। जीवन ने सोचा कि वह तो अब तक 20 मिनट से वॉशरूम में थी, शायद वह अब तक जा चुका होगा। उसने खुद को हिम्मत दिलाई कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब वह पहले वाली भोली लड़की नहीं रही। अगर उसे फिर से कोई बदकिस्मती नहीं झेलनी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकली, सामने मैनेजर खड़े थे। उन्होंने हैरानी से पूछा कि वह अब तक क्यों रुकी हुई है। जीवन को ये जानकर खुद भी हैरानी हुई कि वे भी अभी तक ऑफिस में हैं। मैनेजर ने सहजता से जवाब दिया कि उन्हें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कुछ काम था, इसलिए अभी तक रुके थे। बात यहीं खत्म हो गई और जीवन ने एलिवेटर का बटन दबाया। दरवाजे खुले और दोनों चुपचाप अंदर चले गए। जीवन अब भी बेहद बेचैन थी। अगर पार्क मिन अतजवान अब भी उसका इंतजार कर रहा हो तो वो बिल्कुल भी उससे दोबारा सामना नहीं
नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक जिनहुक बोले, अगर उसे दिक्कत ना हो तो वो उसे घर छोड़ सकते हैं, वैसे भी दोनों एक ही समय पर निकले हैं। जब वे कार तक पहुंचे तो जिनहुक ने पूछा कि वह कहाँ रहती है। जीवन उनसे आंखें मिलाकर कुछ नहीं कह सकी, बस इतना बोली कि उसका घर एक शांत इलाके में है, लेकिन वे उसे बस आसपास ही कहीं उतार दें। जीवन जब सीट पर बैठी तो उसकी नज़र कार के दरवाजे के पास पड़े एक डिज़ाइनर लिपस्टिक पर पड़ी। तो क्या मैनेजर की पहले से कोई गर्लफ्रेंड थी? खैर, ये जानकर उसे हैरानी नहीं हुई। कार जैसे ही एग्जिट पॉइंट के पास पहुंची, जीवन ने देखा कि पार्कमैन अतजवान अब भी बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। वह एक कार के सहारे टिका हुआ अपने फ़ोन को घूर रहा था। तभी एक स्कूल वैन उसके पास से गुजरी और उसने अचानक ऊपर देखा, जैसे किसी बात ने उसका ध्यान खींचा हो। जीवन कार में थी, वह घबराकर अपना चेहरा हाथ से ढकने लगी, डरते हुए कि कहीं वह उसे देख ना ले। कार धीरे से पार्कमैन अतजवान के पास से निकल गई। जीवन हैरान थी। उसने जिन्हों की ओर देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर कहा कि उन्होंने नोटिस किया था कि वो बार बार अपना चेहरा ढक रही थी। जीवन ने धीमे से धन्यवाद कहा। उसका दिल अंदर ही अंदर राहत की सांस ले रहा था। एक पूरा ड्रामा होने से बच ही गया। बाद में जिनहुक उसे उसके घर तक छोड़ने गए। दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकलने में मदद की और मुस्कुराते हुए कहा, गुड बाय, कल फिर मिलते हैं सुपरस्टार। जीवन ने थोड़ी शर्माते हुए उसे गुड नाइट कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जिनहुक वहीं खड़े रहे। जब तक वह ऊपर अपने कमरे तक नहीं पहुंच गए, वे उसे जाते हुए देखते रहे, फिर अपनी कार की ओर लौटे। तभी जीवन ने देखा कि उसका कमरा रोशनी से भरा था। इस बीच जिनहुक को एक कॉल आया। दूसरी तरफ किसी लड़की की आवाज़ थी, जिसने पूछा कि उसने अभी तक क्लॉकआउट क्यों नहीं किया और वह हाल ही में इतना परेशान क्यों लग रहा है। जिनहुक ने बहुत कैजुअली कहा, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें खुद ही सब संभालना होगा। और बिना लड़की को कुछ कहने का मौका दिए उसने कॉल काट दी। अब कार चुपचाप जीवन के घर के सामने खड़ी थी और भीतर गहरी खामोशी थी। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।